Hello जी, very good evening. I hope my star students are doing great. बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए, सो आई एंड बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होगी. अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू कंप्लीट. उसमें से एक होगा जो इस अटेम्प्ट के लिए एनक्यूपी आया हुआ है इंस्टीट्यूट की तरफ से, मॉडल क्वेश्चन पेपर. वो देखना, वो डिस्कस करना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इससे फाइनल एग्जाम में सवाल आता है. ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चंस. और इसमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है जिसमें बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, उसे याद कैसे करना है उसकी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे हमने लेक्चर्स में किया था. ठीक है. सो दैट इस एक वीडियो से आपका वो पूरा एमक्यूपी डिस्कस हो जाए, उसके सारे आंसर्स आपके दिमाग में बैठ जाए. ओके, चलो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट. ये मैंने आंसर शीट ही ले लिया है क्योंकि इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों हैं, तो हम आराम से इसे डिस्कस कर पाएंगे. ओके. नाउ सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं कि हमारा जो पेपर होता है उसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं और 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं. राइट. 30 मार्क्स के जो एमसीक्यूज हैं उसमें कोई भी चॉइस करने का ऑप्शन नहीं होता है कि आप 20 में से कोई 15 कर लीजिए, लाइक दैट. डिस्क्रिप्टिव में होता है बट नॉट विद द एमसीक्यूज. ठीक है. सो फॉर 30 मार्क्स वी हैव गॉट 15 एमसीक्यूज which we are going to discuss first and then the descriptive questions. Okay, चलो. तो सबसे पहली चीज यहाँ एक छोटा सा केस दिया हुआ है. ये केस ना बिल्कुल इरेलेवेंट होता है, आपका कुछ 30-40 सेकेंड्स बर्बाद करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए बेसिकली होता है. बट एक बार रीड कर लेते हैं, क्या पता कभी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए. ठीक है. क्या बात है, मेरा पेन भी चार्ज नहीं. वंडरफुल. सो कभी कभी ऐसे होता है दैट यू गेट सम इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज, तो रीड करना बहुत ज़रूरी है. बट आप क्या कर सकते हो, पहले एमसीक्यूज पढ़ लो, इसके बाद आप केस देखोगे तो भी चलेगा. सेम गोज विद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एज वेल. हमने ये लेक्चर में बहुत बार डिस्कस किया है कि पहले हमें बॉटम में जो क्वेश्चन लिखा होता है, 90% केसेस में बॉटम में लिखा होता है, वो क्वेश्चन हम रीड करते हैं एंड देन वी रीड द पैसेज, दैट जितने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम फिल्टर कर पाते हैं. ठीक है. चलो. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. सेक्शन ए, दिस इज कंपल्सरी. 15 एमसीक्यूज हैं. यहाँ पर अगर मैं पैसेज पढ़ूँ, वेस्टर्न इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. इट इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स, मेड सब्सटैंशियल प्रॉफिट. ठीक है. कब का प्रॉफिट दिया हुआ, यू कैन इमेजिन ये कब से ये क्वेश्चन चलता आ रहा है. डिक्लेयरिंग हाई डिविडेंड्स रेंजिंग फ्रॉम 500% टू 2000%. अब वी नो कि फेस वैल्यू के बेसिस पे हम देखते हैं परसेंटेज कितना होगा. तो फेस वैल्यू शेयर्स का 1 रुपी होता है, 10 रुपी होता है, इसीलिए वो परसेंटेज इतना बड़ा दिखता है डिविडेंड का. ओके. In 2016, the company issued public equity shares, raising its share capital from 5 crore to 15 crore. ठीक है. उसके बाद डिविडेंड रेट कम हो गया. डिविडेंड रेट कम हो गया, ये हमारे पैसेज में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. पहले जो 500%, यानी कि अगर 1 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर था, हो सकता है वो 100 रुपये का शेयर चल रहा हो, 1000 रुपये का शेयर चल रहा हो. फेस वैल्यू 1 रुपये का था, उन्होंने 5 रुपये का डिविडेंड दिया. तो हाउ वी सी इट, हम देखते हैं 1 रुपये और 5 रुपये का क्या रेशियो बनता है, फेस वैल्यू से चेक किया जाता है. ठीक है. तो पहले 500% टू 1000% का डिविडेंड इशू होता था, डिक्लेयर होता था. नाउ वो अब हो रहा है 20 to 50%, विच इज सिग्निफिकेंटली वेरी लो. ओके. नाउ although a few shareholders have raised concerns during the last 3 annual general meeting, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर होता है कहाँ, एनुअल जनरल मीटिंग में. अगर फाइनल डिविडेंड है तो the views were not supported by the majority. माइनॉरिटी की सुनी नहीं, मेजॉरिटी ने. ठीक है. द चेयरमैन क्लैरिफाइड दैट प्रॉफिट्स वर बीइंग री इन्वेस्टेड. हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो बिजनेस में वापस लगाते हैं या फिर हम डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स दे वांट टू री इन्वेस्ट. अ फैक्ट सपोर्टेड बाय एनुअल रिपोर्ट्स, जो कि हम एनुअल रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं. देखो हम इतना ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं. ओके. नाउ आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4 बेस्ड ऑन द अबव केस स्टडी. 4 क्वेश्चन है इस केस स्टडी के ऊपर. ठीक है. अब अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, एमसीक्यू देखें, कैन माइनॉरिटी शेयर होल्डर ऑब्जेक्ट टू लोअर डिविडेंड. सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है कि आपने इतना कम डिविडेंड दिया क्यों है. श्योर. इफ यू रिमेंबर, जो हमने सेक्शन किए थे 123, 124, 125, 26, 27, वहाँ हमने देखा था कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज रेकमेंडेड बाय द बोर्ड. ठीक है. डिविडेंड अगर रेकमेंड करना है इस साल तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे.
डिविडेंड रेकमेंड कर दिया, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है, उसके बाद अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है। बट हर साल डिविडेंड डिक्लेयर हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू लोअर डिविडेंड, की ज़्यादा दो, वो ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड, वो ये बोल सकते हैं कि गलत हो रहा है एवरीथिंग, बट दे कैन नॉट से कि ये डिविडेंड कम है, आप ज़्यादा डिक्लेयर करो। वो रिकमेंडेशन सिर्फ कौन दे सकता है? बोर्ड। सो माइनॉरिटी कैन नॉट रिकमेंड हायर डिविडेंड, ठीक है। सो द आंसर इज सी, शेयर होल्डर्स कैन ओनली अप्रूव, या फिर वो कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं द कंपनीज एक्ट। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, डज दिस रिडक्शन ऑफ डिविडेंड अमाउंट टू ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स? इट कैन बी। वाई इट कैन बी? क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास तो 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, कुछ शेयर्स होते हैं। अब उनके लिए डिविडेंड एक बहुत बड़ा इनकम होता है, ठीक है। लाइक इफ़ यू सी, जैसे हम भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोगों में से भी कुछ लोग इन्वेस्ट करते होंगे तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के टाइम पे डिविडेंड क्रेडिट आने शुरू हो जाते हैं, ठीक। कंसिडर दैट एज इनकम फॉर अस। तो माइनॉरिटी के लिए ऑपरेशन ये हो सकता है अगर आप डिविडेंड बहुत ज़्यादा कम कर देते हो तो, क्योंकि उनके लिए इट इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ इनकम। So yes, if it can prove that minorities are unfairly deprived of genuine benefits, अगर majority गलत कर रहा है, अगर majority shareholders गलत कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसा प्रूव कर सकते हो, then it can be considered oppressive to the minority shareholders. So here the answer was D, and now you know the reason. 75 शेयर होल्डर्स वांट टू फाइल अ पिटिशन। कौन सा पिटिशन? अगर उन्हें लग रहा है ऑपरेशन है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का पिटिशन फाइल होता है, वो एनसीएलटी के पास फाइल होता है अंडर सेक्शन 241। और कितने मेंबर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 244। तो सेक्शन 244 क्या बोलता है कि अगर मेंबर्स अप्लाई करना चाहते हैं कि हमारे साथ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है, एनसीएलटी के पास ये पिटिशन फाइल करना चाहते हैं, तो कितने तो फिर कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितने लोगों का साइन होना चाहिए उस पिटिशन पे? तो सेक्शन 244 क्या बोलता है? सेक्शन 244 बोलता है कम से कम या तो 100 मेंबर्स हो, या फिर आपके जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसका 10% हो, या फिर अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, ये हम चेक करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी चेक। हियर इफ यू सी, यहाँ पर 75 शेयर होल्डर्स वांट टू अप्लाई, ओके। हियर इज दिस सफिशिएंट? क्या ये सफिशिएंट है? अब यहाँ पर सवाल आता है कि कितने शेयर होल्डर्स होने चाहिए, 100 या फिर 110? डू वी हैव द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी? इस पूरे पैसेज में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कहीं पर दिख ही नहीं रहा है। सो हम ये बता नहीं सकते कि कंपनी में अगर 700 शेयर होल्डर्स थे तो उसका 1/10 अगर हम निकालते, विच एवर इज लोअर हम देखते, 70 आता, तो हम बोल सकते थे कि हाँ इट इज ओके। बट हियर वी डोंट नो द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, सो हियर वी विल टेक 100 ओनली। हम मान के चलेंगे कि 100 शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक कंपनी, अच्छे खासे शेयर होल्डर्स उसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पर 100 शेयर होल्डर्स है क्या? नहीं है। और साथ ही साथ 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल है क्या? ये भी हमें नहीं पता है, ठीक है, वी डोंट नो। तो यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हुआ होता कि इफ दे हैव दैट मच ऑफ इशूड शेयर कैपिटल का हिस्सा, या फिर दे आर constituting to 1/10, तो हम मान जाते हैं, बट यहाँ पर we don't have any such information, we don't have any such option. Here you will choose B, नहीं, कम से कम 100 शेयर होल्डर और 1/10 होल्डिंग वाले शेयर होल्डर्स तो होने ही होने चाहिए। These people कैन नॉट फाइल अ पिटिशन विद द NCLT, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर बी। नाउ टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैव एनी फोरम जिसके पास वो अपनी ग्रीवेंसेस, अपने ये दुख सुना सकते हैं, अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हैं? एक तो हम जानते हैं NCLT है, इसके अलावा अगर कंपनी में SRC होती है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी अगर होती है, इन्वेस्टर रिलेशन कमिटी अगर होती है, तो उनके पास भी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। अगर वो नहीं सुनते हैं देन यू गो टू द ट्राइब्यूनल, ठीक है। सो हियर द आंसर इज ए, यस दे कैन अप्रोच
If the company has a committee, then to that committee. If there is no such committee, or if the committee is not resolving their grievances, then they can move to the CLT. ये हो गए हमारे 4 questions on the case study. ठीक है, यहाँ तक क्या क्लियर है? Yes, we are clear till this. Okay. Now, इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? ये हम पढ़ चुके हैं डिविडेंड वाले यूनिट में. ये जो इंटरिम डिविडेंड है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, डिक्लेयर करते हैं. और जो फाइनल डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड इज recommended by the board of directors, लेकिन it is approved in the annual general meeting. CMD क्या होता है? CMD is chairman and MD और ऑडिट कमेटी. ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं डिस्कशन में, अपने सजेशंस दे सकते हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, बट दे कैन नॉट डिक्लेयर, दे कैन नॉट डिसाइड, दे कैन नॉट अप्रूव. ठीक है, इंटरिम है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारा जो आंसर है. और जस्ट टू एड ऑन, फाइनल डिविडेंड के ऊपर अगर सवाल है, दैट इज AGM, जहाँ पर शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही अप्रूव होता है. ओके, नाउ ABC Limited is registered in India with 100% shares being held by AYZ Limited, a company registered in UK, जिसका कोई भी इंडिया में बिजनेस नहीं है. ठीक है, ABC Limited क्या है? अब यहाँ देख के तो लगेगा जैसे हमने उल्टा पढ़ा है. फॉरेन कंपनी के केस में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई कंपनी फॉरेन में है लेकिन उसके शेयर होल्डर्स मेजॉरिटी या सारे के सारे इंडिया के, तो फिर उसके लिए हमने प्रोविजन एक्सेप्शंस वाले पढ़े हैं. वैसा ही दिमाग यहाँ पर लगता है, बट अपने दिमाग को बिल्कुल शुरू में ही रोकना है एंड रीड सिर्फ इतना, ABC Limited is registered in India. ABC Limited is registered in India. ABC Limited is registered in India. Registered under which act? Companies Act. Now, any company which is registered under the Companies Act, which is incorporated in India, is an Indian company, irrespective of business कर रही है, नहीं कर रही है, बाहर कर रही है, कम कर रही है, ज़्यादा कर रही है, irrespective उसके शेयर. ठीक है, अलग अलग कंप्लायंसेस उसकी होंगी फॉरेन शेयर होल्डर्स की, बट इफ इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, इट इज एन इंडियन कंपनी. ठीक है, ये हो गया हमारा 6th. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ पर्सनल इंसॉल्वेंसी. 2 टाइप की इंसॉल्वेंसी होती है, कॉर्पोरेट और पर्सनल. कॉर्पोरेट में कौन आते हैं? कॉर्पोरेट में आते हैं कंपनी एंड LLP, और पर्सनल में आते हैं वो इंडिविजुअल, उनकी प्रोप्राइटरी फर्म, यानी कि उस एक इंसान की दुकान या फिर उनकी पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, इनका अगर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चलाना है तो प्रोविजंस दिए हुए हैं IBC में सारे के लिए, लेकिन ट्राइब्यूनल दोनों के लिए अलग अलग है, फोरम दोनों के लिए अलग अलग है. फॉर कॉर्पोरेट्स इट इज NCLT, फॉर पर्सनल इंसॉल्वेंसी इट इज DRT, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. ये मुझे आपको बताना था क्योंकि इसके ऊपर भी MCQ आ सकता है, सो जो भी रिलेटेड हमें लगेगा दैट ऑल्सो वी विल कवर. ठीक है, नाउ हियर the IBBI has power of dash court in respect of issue of summons, discovery and production of books, inspection of books registers, issue of commission for examination of witness, etc etc. यानी कि IBBI के पास जो अथॉरिटी है, जैसे बैंक्स के लिए, बैंकिंग कंपनीज के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अथॉरिटी है RBI, सिक्योरिटीज मार्केट के लिए अथॉरिटी है SEBI, वैसे ही पर्सनल इंसॉल्वेंसी हो, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी हो, उनके लिए है अथॉरिटी IBBI. तो उनके पास जो पावर्स है वो पावर्स कौन से कोड से सिमिलर है कि किसी को भी हम समन इशू कर सकते हैं, उनसे बुक्स, अकाउंट्स, कोई भी रजिस्टर्स मंगवा सकते हैं. ये जो पावर एक सिविल कोड के पास होता है, दीज पावर्स आर गिवन टू NCLT एज वेल, दीज पावर्स आर गिवन टू IBBI, दीज पावर्स आर गिवन टू SEBI, ऑल द रेगुलेटर्स जो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर रेगुलेट कर रहे हैं कुछ लोगों को या फिर कुछ कॉर्पोरेट्स को, बॉडी कॉर्पोरेट्स को, तो उनके पास पावर्स दिए हुए होते हैं. वो लॉ बना सकते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और पनिशमेंट भी लगा सकते हैं वेर एवर इट इज स्पेसिफाइड इन द लॉ. ठीक है, तो यहाँ पर IBBI के पास भी पावर है. और सवाल है कैसे कोर्ट के पास ये वाले पावर होते हैं जनरल लॉ में, CPC में, जो यहाँ पर IBBI को मिला हुआ है. These powers are with civil court. Similar powers दिए हुए हैं IBBI को. The answer is civil court. ये हम इसलिए इतना सारा डिस्कस कर रहे हैं so that you remember this. एग्जाम में आए तो आपको बिना ऑप्शन देखे ही याद आ जाए कि इसका जवाब ये. ठीक है, at which level corporate governance is more relevant in a company? Now this is थोड़ा सा debatable
कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो पूरे लेवल सारे लेवल्स पे होना चाहिए ना, एक स्पेसिफिक लेवल को क्यों? तो यहाँ बोला गया मोर रेलेवेंट, होना सब जगह चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा तो वहीं ज़रूरी है जहाँ पॉलिसीज़ बनते हैं, क्योंकि जो पॉलिसी बने उसके हिसाब से पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके हिसाब से पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक्शन लेता है। तो वहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है, एंड दैट पॉलिसी मेकिंग, दैट डिसीजन मेकिंग इज ऑन द टॉप लेवल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट के टॉप लेवल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज मोर रेलिवेंट कि हाँ आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन कर रहे हो, आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल सही है, प्रॉपर मीटिंग्स कर रहे हो, सबके बारे में सोच रहे हो एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ये जो सारे प्रिंसिपल्स है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। CG ratings, that is corporate governance ratings, are done by whom? ऑब्वियसली बैंक्स तो नहीं देगी, RBI भी नहीं देगी, सेबी भी नहीं देगी, कौन देता है ये रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती है ये रेटिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स है उस पर चेक किया जाता है कि आपकी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, और वो रेटिंग देती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। 10th question, which of the following do not require prospectus? Now here prospectus is not required when you are allotting shares to your existing शेयर होल्डर्स ओनली। ठीक है, आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, जैसे राइट्स इशू और बोनस इशू, तो प्रोस्पेक्टस नहीं लगता है। IPO में तो हर हालत में लगता ही लगता है। ओके, उसमें भी हमने देखा है रेड हेरिंग, प्रोस्पेक्टस एंड एवरीथिंग। हियर in the module and in this MQP as well, the answer that they have chosen is C. Now what happens in the exam? In the exam they are gonna go with दिस ओनली। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछते हैं वो देखेंगे कि आपने सी टिक किया है या नहीं, क्योंकि एग्जामिनर क्या देख रहा होगा, वो लाइन से देख रहा होगा कि 6 to 10 के जो ऑप्शन है ADACC, वो देखिएगा ADACC, अच्छा आपने सी नहीं लिखा, वो रीजन यहाँ पर नहीं देखेंगे बिकॉज एग्जामिनर को जो आंसर मिलेगा उसमें लिखा होगा सी, तो वो अपना डिस्क्रिशन वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इवन इफ इट इज नॉट राइट वी हैव टू स्टिल स्टिक टू इट फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जाम। ये आपको जब आप काम कर रहे होगे तब ये जवाब आपको किसी को नहीं देना है, बट फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जाम द आंसर विल बी सी, IPO। ठीक है, ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस। 11 ये आ गया कंपटीशन एक्ट का, सेलिंग प्रोडक्ट्स सर्विसेज बिलो द कॉस्ट। जितना आपका लागत है, जितना आपका खर्चा है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है, कभी भी आप उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे और आप सेलिंग प्राइस निकालोगे, राइट, सेल प्राइस, यही करना चाहिए ना। तो अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर आप नॉमिनल प्रॉफिट्स चाहते हो, आप 30 रुपीज ऐड करोगे और 130 में उसे सेल करोगे। अब मान लीजिए ये 100 रुपए की चीज अगर आप 95 में सेल कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर सेलिंग समथिंग बिलो योर कॉस्ट। तो ये तो आप किसी हिडन इंटेंशन से कर रहे होगे, इसको बोलते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। इसको क्या बोलते हैं, प्रेडेटरी प्राइसिंग। मार्केट तोड़ना, अगर ये वर्ड आपने सुना होगा, मार्केट तोड़ना कंपटीशन तोड़ने के लिए, कि कॉम्पिटिटर्स उतना बेयर नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलोगे आप भी तो बेयर नहीं कर पाओगे अगर ऐसा करें तो। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव 5 आइटम्स टू सेल। ठीक है, मैं 5 चीज़ों में डील करती हूँ, इसमें मेरे 4 चीज़ों में मेरा अच्छा मार्जिन है। 5th प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज मैं कंपटीशन खत्म करना चाहती हूँ, मैंने 5th प्रोडक्ट पे मार्जिन रखा ही नहीं, इसमें मैं अच्छा खासा मार्जिन कमा रही हूँ। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, 5% ऐड करके यहाँ का 30% मैं कवर कर ले रही हूँ। ठीक है, 8% ऐड करके मैं कवर कर ले रही हूँ। सिक्योर एंड डूइंग गुड। यहाँ मैं कंपटीशन तोड़ना चाहती हूँ, तो मैंने कम दाम में बेच दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो सामान अगर कम दाम में मिल रहा है तो लोग मेरे यहाँ से खरीदेंगे, कॉम्पिटिटर का सामान बिकेगा नहीं। दैट इज प्रेडेटरी प्राइसिंग एंड इट इज नॉट अलाउड अंडर द लॉ। कंपटीशन एक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड, ये हमने इंट्रोडक्टरी में ही देख लिया था उस चैप्टर पे, और मैंने बोला भी था कि ये MCQs में आ सकता है। MRTP एक्ट 1969। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कौन सा साल है, बहुत बढ़िया, 1949। ये मैं आपसे लेक्चर्स में पूछते रहती थी कि कौन सा साल है, कौन सा साल है। IRDA was established in which year? These are not things to be discussed। ठीक है, ये फैक्ट्स है जिसके ऊपर MCQ है। IRDA कौन से साल में स्टैब्लिश हुआ, 1999। ठीक है, तो IRDA 1999, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, पहले बैंक्स आए हैं, उसके बाद इंश्योरेंस आया है। लास्ट
access someone's computer without right authorization of the owner and does not disturb. क्या कर रहे हैं हम किसी का कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है वो एक्सेस करने की, हम एक्सेस कर रहे हैं एंड डज नॉट, लेकिन क्या नहीं कर रहे, डिस्टर्ब, ऑल्टर, मिसयूज, डैमेज डेटा बाय यूजिंग वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सेसिंग द सिस्टम बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन इट. हम उसमें कोई फाइल डिलीट नहीं कर रहे हैं, कोई फाइल एडिट नहीं कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चुरा नहीं रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, उस सिस्टम का बस अनऑथराइज एक्सेस लिए हुए. इट इज़ जस्ट लाइक आपने चुपके से मेरे फ़ोन का पासवर्ड देख लिया, नाउ यू आर एक्सेसिंग माई मोबाइल फ़ोन विदाउट मी नोइंग अबाउट इट, विदाउट मी ऑथराइजिंग यू. तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेसपासिंग. ये फिजिकल चीज़ों में भी होता है, जैसे नो ट्रेसपासर्स अलाउड, ऐसे बिल्डिंग्स के बाहर लिखा हुआ होता है, बाउंड्रीज के बाहर लिखा होता है कि भले ही तुम आके कुछ उथल पुथल करो ना करो बट यू आर नॉट इवन अलाउड टू एंटर दीज प्रेमाइसेस. ठीक है, मैंने मेरे आईपैड के कवर में भी स्टिकर लगाया हुआ, यू कैन नॉट सी, ऑफलाइन स्टूडेंट्स में लिखा हुआ है नो ट्रेसपासर्स अलाउड. ओके, सो ट्रेसपासिंग इज बेसिकली एंटरिंग विदाउट अथॉरिटी. इट इज एंटरिंग विदाउट अथॉरिटी. अगर कोई प्रेमाइजेस है तो एंटरिंग द प्रेमाइजेस, और अगर किसी का सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं, डिवाइस एक्सेस कर रहे हैं, तो दैट इज वर्चुअली यू आर ट्रेसपासिंग. ओके, ये हो गए हमारे 15 MCQs. I will give you 30 seconds to quickly revise again so that you are done and dusted. फटाफट देख लो एक बार, ये पर भी डाउट आती है कमेंट. Just quickly, okay? Done. Done. Okay. Now coming to the part B, जहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में से कोई 5 आपको लिखने हैं. हर एक क्वेश्चन 14 मार्क का होता है. यू हैव गॉट द ऑप्शन टू राइट एनी 5, जिसके ऑब्वियसली सब क्वेश्चंस होते हैं. सो मोस्टली 7 मार्क के 2 क्वेश्चंस होते हैं. बहुत आसान, काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं. लेट अस सी. सबसे पहले फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ XYZ. सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल रीड द बॉटम क्वेश्चन. यहाँ पर है, evaluate can this loan be granted by the board of directors at the interest rate of this %? Critically assess, will your answer be different if the loan is of 45 lakh? Now what is happening, लोन दे रहा है कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोन दे रहे हैं, क्या उनके पावर में है, और ये अमाउंट है 40 लाख. अगर 45 लाख होता तो आपका जवाब क्या होता. हियर व्हेन द बोर्ड इज ग्रांटिंग लोन इट बिलोंग्स टू सेक्शन 186. याद है, 185 लोन टू डायरेक्टर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली, 186 लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट. तो उसके प्रोविजन के हिसाब से हमें ये आंसर करना है. हियर दीज आर द डिटेल्स. कंपनी का ऑथराइज्ड पेड अप शेयर कैपिटल कौन सा काम आता है, ऐसे आपको कंफ्यूज करेंगे दोनों कैपिटल देके. यहाँ पर भी कंफ्यूज कर सकते हैं. ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट के केस में भी वहाँ पर इशूड शेयर कैपिटल होता है, 1/10 इशूड का देखते हैं. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पर इट इज पेड अप शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड हमारे काम का नहीं है. देन PNL, SPA, सिक्योरिटीज शेयर प्रीमियम अकाउंट, और रिवैल्यूएशन रिजर्व. तो ठीक है, सिक्योर्ड लोन टेकन फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक, हमने बोरोइंग ली हुई है. ठीक है, अभी के लिए हमें देखना है कितना लोन दे सकते हैं. द यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये क्यों काम आता है, क्योंकि हमें देखना होता है जितना
जितने टेन्योर का हम लोन दे रहे हैं उतने टेन्योर का गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे अगर हम इन्वेस्ट कर देते तो अगर उससे ज़्यादा पैसे मिलते तो हमें तो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए था। सो इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोन दे रहे हो 5% पे, वही पैसे अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे डालते तो 7% मिलता। शेयर होल्डर्स विल बी लाइक आपको तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए था, उससे लोन से ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, लोन की इंटरेस्ट से ज़्यादा आपको पैसे मिल जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट यील्ड से कंपेयर किया जाता है। ओके, ABC Limited has approached the company for grant of secured loan for 40 lakh for a tenure of 40 months। अब 40 मंथ्स को आपको क्या करना होगा, 40 मंथ्स को कन्वर्ट करना होगा ईयर्स में, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का दिया हुआ है ईयर्स में टेन्योर। 40 मंथ्स मतलब 3 years 4 months। एग्जैक्टली इस टाइम का गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मिलेगा क्या, नहीं, क्लोजेस्ट हम देखते हैं 3 year 4 month, यानी कि जो 3 year वाला यील्ड दिया हुआ है इससे कंपेयर करें। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, आप पहले हेडिंग आंसर, कमिंग टू द आंसर, पहले हेडिंग लिखेंगे ग्रांट ऑफ लोन बाय पब्लिक कंपनी। सेक्शन 186 में प्रोविजन दिए हुए हैं, आप यहाँ पर चाहिए तो हेडिंग लिख सकते हो, एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये हमारे यूनिट 2 में आता है, कंपनीज एक्ट 2013। ये हेडिंग आपने लिख दिया। चाहिए तो फैक्ट्स ऑफ द केस भी पहले लिख सकते हो, उसके बाद एप्लीकेबल प्रोविजन लिख सकते हो, या फिर यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली विद द एप्लीकेबल प्रोविजन जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो आपने ये हेडिंग लिख दी, फिर आपने सेक्शन कोट किया 186, फिर आपने लिखी प्रोविजन कि अगर कंपनी को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी या फिर इन्वेस्टमेंट करना है, इनके लिए लिमिट क्या है। दो चीजों में विचएवर इज हायर देखा जाता है, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस SPA का 60% निकालोगे, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस SPA। ठीक है, ये हमने इतने बार पढ़ा है कि ये तो आपको याद ही हो गया होगा। इसका विचएवर इज हायर, द अमाउंट विचएवर इज हायर वो निकालते हैं, दैट इज द लिमिट। उतने तक के अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के ऊपर अगर आपको लोन देना है तो फिर आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इस लिमिट तक बोर्ड को अलाउड है, वट एवर इज अलाउड टू द कंपनी इट इज अलाउड टू द बोर्ड, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस गिवन इन द कंपनीज एक्ट। तो वो प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है कि कंपनी को इतना अलाउड है, उससे ऊपर अगर लिमिट क्रॉस हो रही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लोन अमाउंट इज 40 लाख, ये फैक्ट है हमारा। अब इन द प्रेजेंट केस व्हाट इज द अमाउंट विच विल बी आर लिमिट। ऑथराइज शेयर कैपिटल नॉट रेलेवेंट, बहुत बढ़िया। पेड अप शेयर कैपिटल, P&L balance that will be the part of your free reserves and SPA। रीवैल्यूएशन रिजर्व को कंसिडर नहीं करते, ठीक है, कोई भी असेट को रीवैल कर रहे हैं उसके रिजर्व को कंसिडर नहीं करते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। सिक्योर्ड लोन हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है, बोरोइंग कितनी है, अगेन नॉट रेलेवेंट। टोटल कितना हुआ, 40 + 22 + 10 72। अब ये जो 72 है ये पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस SPA का टोटल है, इसका हमें निकालना है 60%। तो 72 का 60% कितना होता है, इसके लिए आपको कैलकुलेटर लेके जाना पड़ेगा एग्जाम में। ओके, सो 72 का 60% होता है 43.2। ये गया हमारा फर्स्ट लिमिट 43.2%। सेकेंड लिमिट क्या होती है, फ्री रिजर्व्स प्लस SPA इंटू 100%। तो फ्री रिजर्व और SPA कितना है हमारा 22 और 10, तो टोटल आ गया हमारा 32। whichever is परसेंट तो लिखा मैंने, whichever is higher, this is higher। now in the question you want to give loan of 40 lakh, is it within the limit? yes, it is within the limit, allowed है, तो it can be granted by the board। अगर जो सवाल दूसरा था कि अगर 45 लाख होता तो लिमिट क्रॉस हो रही है, नाउ व्हाट यू विल नीड स्पेशल रेजोल्यूशन। तो दोनों का आंसर करना है, पहले 40 लाख जो मेन क्वेश्चन था, उसके बाद जो सब्सिक्वेंटली उन्होंने पूछा था 45 लाख के केस में क्या होगा, तो वो आपको आंसर करना है। अगर सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मिस आउट मत कर देना कि सिर्फ अमाउंट चेक किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, जितना आपको क्लोजेस्ट टेन्योर वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे यील्ड मिलता है, 1 year 5 year 3 year 10 year वाला। योर 40 months मीन्स 3 years 4 months क्लोजेस्ट टू 3 year, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी है
6.9 इंटरेस्ट देने वाली। आप यहाँ पर कितने पे लोन दे रहे हो? 6.5। दिस विल नॉट बी अलाउड, द लोन कैन नॉट बी ग्रांटेड एट 6.5%। मिनिमम 6.9 होना चाहिए। आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं लोन नहीं दे सकते, आप ये बोलोगे लोन इतने कम इंटरेस्ट रेट में दे सकते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा मिनिमम 6.9। एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन। सेकेंड डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट आ गया हमारा केस जिसमें हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, विच इज वेरी इजी। सेकेंड आ जाएगा हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लिमिट विद रिगार्ड टू रेम्यूनरेशन फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 200। जो हमने देखा था ना कि किसी का मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आप तय कर रहे हो, तो आप क्या क्या कंसिडर करोगे? हमने ये कैसे समझा था? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे, सामने वाले की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे, सामने वाला कितना लायक है वो चेक करेंगे। रिमेंबर, सो हियर व्हाट ऑल यू विल चेक, यू विल चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट कंपनी। उस इंसान का फाइनेंशियल पोजीशन वो कैसे चेक करते हैं? उसको अदर कैपेसिटी पे क्या रेम्यूनरेशन और कमीशन मिल रहा है। अगर वो इंसान हमारे यहाँ पर किसी डिपार्टमेंट का हेड भी है, तो एज द डिपार्टमेंट हेड हम उसको कितना रेम्यूनरेशन या कमीशन दे रहे हैं, सेल्स के ऊपर कितना कमीशन उसे दे रहे हैं, वो भी चेक करेंगे। तब हम देखेंगे कि ओके एज अ डायरेक्टर उसे कितना पे करना है। देन अगर वो किसी और कंपनी में भी अपॉइंटेड है, तो वहाँ उसको कितना पैसा मिल रहा है वो चेक करेंगे। उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कितना है वो चेक करेंगे। अच्छा खासा एक्सपीरियंस वाले पर्सन को और फ्रेशर को सेम पे तो नहीं करते हैं, ये आपसे बेहतर कौन जानता है, मुझसे बेहतर कौन जानता है। ठीक है, सो उनका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चेक किया जाता है एंड अदर मैटर्स एज वे टेस्टेड। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, सामने वाले की फाइनेंशियल पोजीशन, सामने वाले की फाइनेंशियल पोजीशन मतलब लिख मत देना फाइनेंशियल पोजीशन, दैट पर्सन रेम्यूनरेशन और कमीशन जो उस कंपनी में अदर पोजीशन से मिल रहा है या फिर अदर कंपनी में मिल रहा है, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चेक किया जाएगा? इसके अलावा यू विल चेक फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, रेम्यूनरेशन और परफॉर्मेंस के बीच में क्या रिलेशन है वो चेक करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन, कि दूसरों को बुरा तो नहीं लग जाएगा। यू विल सी बाय रेटिंग मेथोडोलॉजी, जिसमें आप रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स टू दैट ऑफ अदर डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड एंड एम्प्लॉइज एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी। जो आपकी कंपनी में टॉप पोजीशन पे ऑफिसर्स है, एग्जीक्यूटिव्स है, जो डायरेक्टर्स है, जो एम्प्लॉइज है सीनियर मैनेजमेंट में, उनको कितना पे कर रहे हो और इस पर्सन को कितना पे करना चाह रहे हो, वो एक प्रपोर्शन हम देखते हैं। 10 गुना एक इंसान को तो आप पे नहीं कर सकते हो, लगभग लगभग थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे पे कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू चेक। Whether remuneration policy for directors differ from the remuneration policy for employees, वो चेक किया जाएगा। एंड द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द डायरेक्टर इंक्लूडिंग अगर उनके पास कोई इंसॉप है, ऑप्शंस है, उन्होंने कोई शेयर्स प्लेज किए हुए हैं, तो वो भी चेक किया जाएगा। सो दैट अगेन वी नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, हाउ मच दे आर इन्वॉल्व विद द कंपनी, की इस कंपनी के कितने शेयर्स उनके पास है। तो सिंपल मेन जो प्रोविजन है वो बोलता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी देखना है, उस इंसान को अदर कैपेसिटी पे कितना मिल रहा है, अदर कंपनी से कितना मिल रहा है वो देखना है, और उसका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देखना है। दैट इज दैट। अदर मैटर्स में क्या किया जाएगा? हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म, तुम्हारा परफॉर्मेंस और रेम्यूनरेशन के बीच में क्या लिंक है। इसके अलावा व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ योर रेम्यूनरेशन एंड अदर्स रेम्यूनरेशन। हमारे यहाँ की पॉलिसी एम्प्लॉयज के लिए अलग और डायरेक्टर्स के लिए अलग है क्या। एंड लास्ट आपके पास कितनी सिक्योरिटीज है हमारी कंपनी के, वो चेक किया जाएगा। दीज ऑल थिंग्स विल बी कंसिडर्ड व्हेन फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन। अगर कंपनी कर रही है तो वो, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो वो। ओके, यस, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1, 14 मार्क्स का डन। एमसीक्यूज ऑल्सो 30 मार्क्स के डन। तो 44 मार्क्स का तो हमारा बेहतरीन तरीके से हो चुका है इन 34 मिनट्स। नाउ procedural requirements, again this is a direct question. Procedural requirements and conditions for issuing notice of board meeting under section 173 subsection. Section 173 talks about your board meeting का notice। उससे related आपको नोटिस से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस याद आ रहे हैं
वो सारे आपको लिखने होंगे। नोटिस कितने दिन पहले इशू करना होता है, शॉर्ट नोटिस दिया तो क्या होगा, कौन नोटिस इशू करता है, एवरीथिंग यू हैव टू कोट इन योर आंसर। ठीक है, कैसे भेजना है, एवरीथिंग। Section 173, subsection 3 provides that every board meeting shall be called by giving at least 7 days notice। यहाँ क्लियर डेज नहीं है जनरल मीटिंग के बेसिस, सिंपल बोर्ड मीटिंग के लिए 7 डेज का नोटिस। ठीक है, इन राइटिंग टू ऑल द डायरेक्टर्स एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस, चाहे वो इंडिया का एड्रेस हो, बाहर का एड्रेस हो, रजिस्टर्ड मतलब कंपनी के पास जो उन्होंने लिखवाया ये मेरा एड्रेस है, वहाँ आपको भेजना है। उन्होंने एड्रेस चेंज कर दिया, कंपनी को बताया ही नहीं, कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के पास जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वहाँ आपको ये नोटिस भेजना है। नाउ दे ईमेल इट, ओके, ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड होता है, ईमेल एड्रेस। द नोटिस में बी सेंड बाय हैंड डिलीवरी, पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तीनों अलाउड है। हैंड डिलीवरी कौन करता है आप सोचोगे, हमारे जो एमडी थे वो ऊपर वाले फ्लोर पे ही बैठे थे, उनको थोड़ी ना पोस्ट करोगे उनके घर, मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में, कल ऊपर है बाकी दे दिया उनको, तो हैंड डिलीवरी इज ऑल्सो डन। मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी कॉल्ड ऑन शॉर्ट नोटिस ऑल्सो। उसके लिए कंडीशन क्या है, आपकी मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया, बाकी लोग थे, कोरम था, मीटिंग हो गई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया, तो द डिसीजंस shall be circulated to all the directors and it shall be final only by ratification by at least one independent director। तो या तो मीटिंग में आओ या बाद में रेटिफाई करो। इसमें हमने लेक्चर के दौरान भी ऐड किया था कि मान लीजिए कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, तब क्या करते हैं शॉर्ट नोटिस। मैंने बताया था कि अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, देन इन दैट केस यू सी मीटिंग में आपने कैसे रेजोल्यूशन पास किया होगा, जितने लोग आए उनका मेजॉरिटी ने अप्रूव कर दिया, तो वैसे मान लीजिए 10 में से 6 लोग ही आए, 6 में से 4 ने हाँ बोल दिया, आपका काम हो गया। लेकिन अगर शॉर्टर नोटिस था तो व्हाट यू डू, यू सर्क्यूलेट एंड यू वांट द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड, उनका अप्रूवल आपको चाहिए। यानी कि 4 ने अप्रूव किया तो नहीं चलेगा, हमें जितने डायरेक्टर्स टोटल है, मीटिंग में कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता, जितने डायरेक्टर्स टोटल है उसका मेजॉरिटी शुड अप्रूव। 10 डायरेक्टर्स थे, 6 आए, 4 ने अप्रूव किया, हमें क्या चाहिए, 10 डायरेक्टर्स में से 6 का अप्रूवल आया, दैट इज मेजॉरिटी। इन दैट केस या तो मीटिंग में 6 के 6 लोग अप्रूव करें या फिर 4 ने अप्रूव कर दिया, 2 लोग और रेटिफाई कर दे बाद में सर्कुलेशन के वक्त। ये हमने एडिशनली देखा था, जो अभी भी हमने देख लिया। ओके, दैट इज योर सेक्शन 173 सबसेक्शन 3। हियर व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव आल्सो एडेड द रूल्स। क्यों, क्योंकि 7 मार्क्स का आंसर है आपको, वहां आप नहीं बोल सकते कि इतना लिख दिया हो गया, रूल्स में भी जो प्रोविजन है वो भी आपको देखना पड़ेगा। क्या क्या है, लिखना पड़ेगा। द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर्स अबाउट द ऑप्शन अवेलेबल कि आप वीसी से मीटिंग अटेंड कर सकते हो। अगर डायरेक्टर की इच्छा है कि हाँ मैं वीसी से अटेंड करूंगा, आई एम ट्रैवलिंग दैट डे, तो बता दो ना कि आप वीसी से अटेंड करने वाले हो। डायरेक्टर इंटेंडिंग शैल कम्युनिकेट टू द चेयरपर्सन और कंपनी की, मैं कंपनी सेक्रेटरी कि मैं तो वीसी से ही अटेंड करने वाला हूँ। और वेल इन एडवांस बताना है, 1 घंटे पहले नहीं बताना है, हमने तुम्हारे लिए पूरे खाने पीने की तैयारी कर ली, तुम्हारे लिए नेम प्लेट लगवा दिया है टेबल पे, एवरीथिंग इज रेडी, वेल इन एडवांस बता दो। ठीक है, इफ द डायरेक्टर डज नॉट गिव एनी इंटीमेशन, तो हम क्या मान के चलेंगे कि आप नॉर्मल अटेंड करने वाले हो। ठीक है, assume कि you will attend in person. The director who desires to participate may intimate his intention at the beginning of the calendar year also। कि सुनो इस साल ना मैं बहुत ट्रैवल करने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कोई भी मीटिंग आके अटेंड करूंगा, या फिर मेरी तबीयत खराब है, एनी रीजन, इस साल सारे मीटिंग में वीसी से ही अटेंड करूंगा। ये साल की शुरुआत में भी बोल सकते हैं, हर मीटिंग के लिए अलग अलग नहीं बोलना पड़ेगा। बट अगेन इफ से ही वॉज इन द सिटी एक मीटिंग के दौरान और वो आगे कि मैं अटेंड करने वाला हूँ, उसको आप रोक नहीं सकते दरवाजे पे कि आपने तो बोला था नहीं आओगे। दिस intimation will not stop the director from attending in person, again you have to inform beforehand। notice of the meeting wherein the facility is provided कि आप ई मीटिंग कर सकते, ई अटेंडेंस आपका मान लिया जाएगा। shall clearly mention a venue to be the venue of the meeting। अगर सारे के सारे लोग ऑनलाइन ही अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग का वेन्यू क्या होगा वो आपको नोटिस में लिखना होता है। जनरली इट इज द प्लेस जहाँ सीएस या चेयरपर्सन होते हैं, एंड ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दैट मीटिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग विल बी मेड एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, ये हो गया रूल्स में जो नोटिस से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं।
ये यहाँ जबरदस्ती नोट। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, अब ये क्यों है? क्योंकि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनी when it comes to secretarial standards of board meeting generally. Okay, secretarial standards on meeting of the board, secretarial standard 1 कंपल्सरी है, कुछ एक्सेप्शंस है, बाकी जनरली इट इज कंपल्सरी। तो आप जब मीटिंग कर रहे हो ना, यू हैव टू लेजिट रेफर एसएस ऑल्सो, एसएस 1 भी आपको देखना होता है। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मोस्टली तो एक्ट को ही रिपीट करते हैं, इसके अलावा जो एडिशनल है, जैसे नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, द डायरेक्टर स्पेसिफाई पर्टिकुलर मीन्स ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस, उसको वैसे ही देना है। मतलब अगर डायरेक्टर बोल रहा है कि मुझे ना आप ईमेल ही किया करो, बाकी लोगों को अगर आप पोस्ट कर रहे हो ना, उस डायरेक्टर को ईमेल ही करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला था ईमेल करना है। नोटिस शैल बी इशूड बाय हूम? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एनी डायरेक्टर और पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर इशूइंग नोटिस। नोटिस में क्या क्या होना चाहिए? सीरियल नंबर, कि ये इस साल का कौन सा मीटिंग, आज तक का कौन सा बोर्ड मीटिंग है, वो सीरियल नंबर, और DDTV। व्हाट इज DDTV? डेट, टाइम और वेन्यू। फुल एड्रेस, सिर्फ ये नहीं कि आपने लिख दिया रजिस्टर्ड ऑफिस पे है या फिर पुणे में है, मुंबई में है, कहाँ है, फुल एड्रेस कि कोई पहुंचना चाहे तो पहुंच जाए, वैसा एड्रेस लिखना होता है। अगर ई मोड पार्टिसिपेशन अलाउड है तो वो ऑप्शन लिखा होना चाहिए, दिस इज रिपीट। एजेंडा, उसके साथ साथ नोट्स टू एजेंडा भी आपको भेजना पड़ेगा सारे डायरेक्टर्स को नोटिस के साथ। सीरियली जिस नंबर में आपने एजेंडा आइटम 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इट विल बी टेकन अप एज इट इज इन द मीटिंग, डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते फिफ्थ एजेंडा आइटम पे। प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस आपको रखना पड़ता है, 3 साल तक रखते हैं कि हमने ये नोटिस भेजा था, इसका प्रूफ है हमारे पास। हर मीटिंग का सीरियल नंबर होना चाहिए, जो आपके नोटिस में भी लिखा होता है। और मीटिंग ऑफ द बोर्ड कैन बी कन्वीन्ड एट एनी टाइम, एनी प्लेस, एनी डे। ये वो एडजर्न वाला केस है, यहीं तक कि आप याद रखो कि एनी टाइम, एनी डे, एनी प्लेस। ठीक है, सो बोर्ड मीटिंग आप कभी भी कर सकते हो, रात के 2 बजे भी कर सकते हो, सिंगापुर में भी जाके कर सकते हो। These were the provisions of notice, जो हमने देख लिया। कंपनीज एक्ट भी हमने देख लिया, रूल्स भी और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी। ये हो गया एक डायरेक्ट क्वेश्चन। अब एक क्या आएगा, ये स्टडी क्वेश्चन, बहुत समझदार हो आप। चलो again we will see the bottom question, critically assess the situation and advise will minority shareholders। एक तो इन लोगों को minority shareholders पे बड़ी दया आ रही है, minority shareholders succeed करेंगे नहीं। now let's see the question। In a scheme of reconstruction by a multinational company listed in India, the company wanted the minority shareholders to get out of the company by selling their shares back to the promoters at a price predetermined by the promoters। shares इससे वापस मांग रहे हैं, माइनॉरिटी से वापस मांग रहे हैं। आपको याद आ रहा है, माइनॉरिटी से शेयर्स मांगा जा रहा है, प्रमोटर्स वो शेयर्स उनसे खरीदना चाहते हैं। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वर नॉट गिवन अ चॉइस whether they wanted to tender, यानी कि share their sell their shares or not। in the meeting there were 6 non-promoter shareholder who voted against the scheme, dissenting shareholder, but chairman declared the motion was carried with an overwhelming majority of more than 90% shareholder। मेजॉरिटी ने हाँ बोल दिया, माइनॉरिटी होती कितनी है, 90% के पास अगर शेयर्स है, 90% सॉरी, किसी के पास अगर 90% शेयर्स है, मतलब उनके पास 90% वोटिंग पावर है, तो वो तो कोई भी रेजोल्यूशन पास कर सकता है आराम से, अंटिल अनलेस इट इज यूनानिमस। तो यहाँ पर अगर 2-4 माइनॉरिटी, 6 माइनॉरिटी मना भी कर रही है, तो भी रेजोल्यूशन तो पास हो जाता है। However, minority shareholders contended that they had a right to reject the offer। Why? Because they were not given the choice कि उन्हें वो शेयर्स सेल करने हैं या नहीं करने। तुमने बस अप्रूवल ले लिया, कुछ लोगों ने मना भी किया है, फिर भी बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो काम होगा। क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ गलत हो रहा है? क्वेश्चन रीड करके आपको समझ आ रहा होगा गलत हो रहा है। ये कौन सा केस है? ये वो केस है जहाँ पर किसी के पास 90% शेयर्स ऑलरेडी है और वो बचे हुए माइनॉरिटी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं कि तुम क्या ही डिसीजन मेकिंग में क्या ही कर लोगे, दे दो तुम्हारे। ये वाला जो केस है दैट इज अंडर सेक्शन 246 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन का चैप्टर है, वहाँ पर सेक्शन 236 में दिया हुआ है कि उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया मतलब तुम गलत कर रहे हो।
तो पूरा प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है, मॉड्यूल में इतना डिटेल्ड नहीं है, इसलिए ये पूरा आपको रीड करना चाहिए। अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं तो जो एक्वायरर है जिसको ये शेयर्स खरीदने हैं, उनके पास पहला कंडीशन क्या है, कम से कम 90% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग तो होनी चाहिए, तब वो ऑफर कर पाएंगे कि हाँ मुझे माइनॉरिटी भी खरीदना है। ठीक है, shall notify the company of their intention to buy the remaining equity shares, कि सारे तो मैंने ले लिए, थोड़े बहुत बचे हैं, दे दो, मुझे ही दे दो। द अक्वायरर, और जिनके साथ वो मिलके अक्वायर कर रहे हैं, शैल ऑफर टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स फॉर बाइंग द इक्विटी शेयर्स, प्राइस कौन सा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है, minority shareholders may offer to the majority shareholders to purchase the minority equity shareholdings at the price जो भी डिसाइड होता है in the given price. Minority shareholders were not given the choice कि उन्हें बेचना है या नहीं बेचना, उनको बस बोल दिया बेचना, अरे मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे बेचना है या नहीं, I should be the person to decide, यहाँ उनको ऑप्शन नहीं दिया। ऑल्सो 6 माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स जिन्होंने मीटिंग अटेंड की थी, वहां उन्होंने मना किया था, they dissented, they voted no, they voted against the resolution, फिर भी चेयरमैन ने क्या बोला, मेजोरिटी का अप्रूवल आ गया, रेजोल्यूशन पास हो गया। फर्दर द प्राइस ऑफ द शेयर्स वर डिटरमिन्ड बाय द प्रमोटर, लॉ क्या बोलता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर बताएगा कितना प्राइस है, प्रमोटर तो कुछ भी बोल देगा, उसके जेब से पैसा जा रहा है वो तो कम ही बोलेगा। ये भी गलत किया आपने, इतनी सारी गलत चीजें की हैं। द सेट प्रोसीजर is not in compliance with the procedure given under section 6. Further, when a shareholder or majority equity shareholder fails to acquire full purchase of the shares, तो जो provisions है they shall continue to apply to the residual minority equity shareholders. जो लोग मना कर रहे हैं कि मुझे नहीं बेचना है शेयर्स, उनसे जबरदस्ती आप नहीं खरीद सकते हो। These provisions will continue to apply, यानी कि उनको टाइम दिया जाता है, आप सोच लो हम आपके शेयर्स खरीद लेंगे वरना वापस we will make an offer। ठीक है, therefore as per the provisions minority shareholders will succeed in rejecting the said offer of purchasing minority shareholder in the company। हमें नहीं बेचना है, ओके मत बेचो, दैट इज सेक्शन 236। तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ इफ यू सी सिर्फ शुरुआत में उस कंपनी का, उस फैक्ट्स ऑफ द केस का रेफरेंस हमने दिया है, उसके बाद पूरा लॉ कोट किया है। ठीक है, और फिर कंक्लूड किया कि इस केस में क्या होगा। चाहिए तो यहाँ पर यू कैन ऐड हेडिंग एज वेल, यहाँ फैक्ट्स ऑफ द केस लिख सकते हो, एप्लीकेबल प्रोविजन लिख सकते हो, कंक्लूजन लिख सकते हो, बिना हेडिंग के भी आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2। बोर्ड मीटिंग का कोरम, हमने बोर्ड मीटिंग का नोटिस देख लिया, नाउ कम्स बोर्ड मीटिंग का कोरम, कितना होना चाहिए। यहाँ उन्होंने क्या किया, जो मैं बोलती हूँ ना 90% केसेस में बॉटम में क्वेश्चन लिखा होता है दिस बिलोंग टू द 10%, दिस बिलोंग्स टू द 10% ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पर ऊपर सवाल लिखा हुआ है एक्सप्लेन द रिक्वायर्ड कोरम। 2 केसेस हैं। ठीक है, इन अ बोर्ड मीटिंग ओनली 3 डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट, 11 डायरेक्टर्स थे। ठीक है, नन ऑफ देम वर इंटरेस्टेड, ओके। सेकंड, इन अ मीटिंग 11 डायरेक्टर्स थे, ठीक है, सेम है, 5 आ गए, में से 2 इंटरेस्टेड थे इन वन ऑफ द ट्रांजैक्शन, क्या होगा। अगर हम कोरम की बात करें, कोरम के जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 2 और 1/3 ऑफ टोटल, विच एवर इज, कभी भी लोअर तो ले नहीं सकते, वरना 15 डायरेक्टर में भी 2 से कोरम हो गया, भाई 2 डायरेक्टर मिलकर फटाफट से मीटिंग कर लेंगे, तो कोरम इज ऑलवेज हायर। ठीक है, हायर होगा हमारा कोरम, तो यहाँ होगा 2 या फिर 1/3 ऑफ 11 का 1/3 आपका आएगा 3.67। किसी डायरेक्टर को आधा अधूरा तो बुला नहीं सकते, तो उसे हम फ्रैक्शन को राउंड अप करते हैं एज 1, तो 2 और 4, योर कोरम इज 4। इन द फर्स्ट केस ओनली 3 डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, कोरम आपका फुलफिल नहीं हुआ है पहले केस में। सेकेंड केस में 5 डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट, कोरम फुलफिल हो गया है फॉर द टाइम बीइंग। मीटिंग शुरू हो गई, एक मैटर आया जहां पर 2 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड थे, मतलब 3 लोग अनइंटरेस्टेड थे। अब जब कोई इंटरेस्टेड होता है ना, दैट परसेंट इज नॉट काउंटेड फॉर कोरम, दैट परसेंट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, दैट पर्सन कैन नॉट वोट, तो उनको कोरम में भी काउंट नहीं करते। तो वापस उस एजेंडा आइटम के लिए देखेंगे कितने लोग प्रेजेंट है जो पार्टिसिपेट और वोट कर सकते हैं, 3 लोग हैं। अब क्या करें, तो लॉ में प्रोवाइजो है कि अगर कभी ऐसे होता है कि जितने लोग आ रहे हैं उसमें से 2/3 या उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड है,
2/3 या उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो जो रिमेनिंग होंगे, रिमेनिंग कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, क्योंकि बिना 2 के तो मीटिंग नहीं होगी। रिमेनिंग until unless it is below 2 they will form the quorum। इस केस में हमारे 5 मीटिंग शुरू तो हो गई, ठीक है। अब इसमें से एक मैटर के लिए 3 ही डायरेक्टर अनइंटरेस्टेड है। नाउ जितने लोग आए थे उसके 2/3, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर 3 लोग ही बच रहे हैं। अगेन हमें क्या चाहिए था, कोरम कितना होना चाहिए, मिनिमम 4 तो होना ही होना चाहिए। 4 है नहीं यहाँ पर कितने आ रहे हैं अनइंटरेस्टेड, 3 आ रहे हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, whichever director is not interested that will be quorum, बस 2 से कम नहीं है। यहाँ पर 3 है, 2 भी होते तो चलता है, यस, 1 होते तो चलता, नो, फिर क्या होता, फिर हम शेयर होल्डर्स के पास जाते, ठीक है। चलो यू विल क्विकली गिव दिस अ रीड। सो फर्स्ट केस में कोरम नॉट प्रेजेंट, मीटिंग इज नॉट वैलिड। सेकेंड, कोरम बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है और इंटरेस्टेड वाले रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी वी आर गुड टू गो, ठीक है जैसे। अब अगला सवाल है, आगे वापस बॉटम में क्वेश्चन, क्रिटिकल एसेस एंड एडवाइस। कंपनी बोल रही है हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है या नहीं, बताओ। अगर नहीं है क्या कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल कोई भी कंपनी कन्वर्ट हो सकती है। व्हाट इज टू बी डन, कॉन्वर्जेशन में कन्वर्जन, ठीक है। कॉन्वर्जेशन के लिए क्या चाहिए, बात करो, और क्या कन्वर्जन के लिए क्या करना होगा, वंस कन्वर्टेड प्रमोटर्स को प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलेगा। क्या सेक्शन 8 कंपनी है, चैरिटेबल कंपनी और उन्हें प्रॉफिट चाहिए, बताओ। चलो, यूनाइटेड सोशल सर्विस लिमिटेड इज अ कंपनी फॉर्म्ड बाय 10 प्रोफेशनल, आपके जैसे हमारे जैसे लोग, विद 1 लाख पेड अप कैपिटल बाय ईच प्रमोटर, ठीक है, 10 लोग का 10 लाख हो गया। द कंपनी इंटेंड्स टू गिव वेरियस सर्विसेज टू एनजीओ, एनजीओ के साथ काम करना चाहते हैं, सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना चाहते हैं विद मार्जिनल प्रॉफिट। दो द रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, द कंपनी वांट्स टू वर्क ऑन पैन इंडिया बेसिस, पूरे भारत में काम करना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग, the company is not a not for profit company as it is for gain। भले ही मार्जिनल थोड़ा बहुत तुम गेन कमा रहे हो, 5% 10% कमा तो रहे हो, ठीक है, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, मार्जिनल प्रॉफिट you want to earn। So here what you need to do, the company right now it is not a not for profit company but you can be registered, अभी नहीं हो, you can be registered अगर आप उसका लाइसेंस ले लेते हो, ठीक है, लाइसेंस ले लेते हो, कंडीशंस फुलफिल कर लेते हो। अब कन्वर्ट हो सकती है, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकती है, कोई भी पब्लिक प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो सकती है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट क्या करना पड़ेगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा, तो सेक्शन 8 के ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्या, प्रमोशन ऑफ, ये हमने देखा था 3 नाम और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, आर्ट कॉमर्स साइंस, ये हमारे स्ट्रीम्स होते हैं, एजुकेशन स्पोर्ट्स, ये सारे चैरिटेबल पर्पज कहाँ लिखे होने चाहिए, आपके ऑब्जेक्ट में लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले मेमोरेंडम ऑल्टर करो, उसके बाद क्या करोगे, आप एमसीए को अप्लाई करोगे कि हमें कन्वर्ट करना है हमारी कंपनी को इनटू सेक्शन 8 कंपनी, और आपके लास्ट 2 ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे, और आगे के सालों के लिए यू विल गिव एस्टिमेटेड इनकम प्लान सो दैट वी कैन सी कि तुम्हारी कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद डूब तो नहीं जाएगी। पब्लिक नोटिस देना होगा, to be filed with ROC and registrar may require all the information like minutes of the meeting, जहाँ तुमने तय किया था कि हाँ कन्वर्ट करना है, consider objection of others and other after being satisfied issue the license। तो ये लंबा प्रोसीजर इन्होंने बहुत शॉर्टन करके दिया हुआ है, ठीक है। मेन क्या है, MOA आपको ऑल्टर करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा, MCA को अप्लाई करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं, ROC के पास फाइलिंग करनी होती है, और पब्लिक नोटिस देना होता है जो ROC के पास फाइल करने के बाद दिया जाता है, ठीक है।
लास्ट, कंपनी हम सेक्शनल कंपनी बन गई है, क्या प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में घर ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इट इज अ चैरिटेबल कंपनी, so the promoters cannot receive dividend because the profits of sectional company can be used only for promoting the company's objects and cannot be distributed to us allowed he. That is your answer to question 4 sub question 2. अगेन फिफ्थ एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, हमने देखा है सेक्शन 141 में। डिस्क्वालिफिकेशन के बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता, लेकिन क्या अलाउड है? एलएलपी अलाउड है और पार्टनरशिप फर्म अलाउड है, बस। इंडिविजुअल हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता है। हमारे कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, वरना वो इंडिपेंडेंट कैसे होगा, ठीक है। हमारे कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय का पार्टनर नहीं होना चाहिए, हमारे कंपनी के ऑफिसर का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोविजन है, हमारे कंपनी के सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट या फिर सिस्टर कंसर्न जिसे हम बोलते हैं, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी का, उनके पास सिक्योरिटी ना खुद के पास, ना रिलेटिव, ना पार्टनर के पास नहीं होना चाहिए। हमने बहुत अच्छे से रिवाइज भी किया, सो मैं क्विकली इसे रीड कर रही हूँ। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है, व्हाट इज अलाउड, ऐसा हमने लिखा था व्हाट इज अलाउड करके। आपको अगर याद नहीं आ रहा, आप बिल्कुल रिविजन देख सकते हो यूनिट 4 का, ठीक है। क्या अलाउड है? रिलेटिव में होल्ड 1 लाख रुपए तक का फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू बहुत होता है, मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू 1 लाख रुपए तक का दे आर अलाउड टू होल्ड। कभी ऐसा हुआ कि क्रॉस हो गया फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख, तो क्या करेंगे? तो 60 डेज का टाइम दिया जाता है कि आप इसको लिमिट के अंदर ले आओ, ठीक है, तो आप इनएलिजिबल नहीं होगे। देन इनडेप्टेड टू द कंपनी 5 लाख, गारंटी 1 लाख, ये पूरा हमने पढ़ा हुआ है, ये हो गए फाइनेंशियल रिलेशन। उसके बाद ट्रांजैक्शन, बिजनेस कर रहे हैं कंपनी के साथ, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्शन में आ जाता है। ओके, नीचे चलो। सो अ पर्सन और अ फर्म, क्योंकि ऑडिटर कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, या फिर फर्म एलएलपी भी हो सकती है। दे हैव अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, जिसे हम सच बोलते हैं, कंपनी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी और subsidiary of such holding company. The term business relationship shall be construed as any transaction entered into for a commercial purpose. Allowed नहीं है, लेकिन क्या allowed है? Except what is allowed, ऐसे लिखा था हमने, याद आ रहा है? What is allowed? अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कंपनी कुछ प्रोवाइड कर रही है विच इज आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब अनरिलेटेड पार्टी को हम जितना रुपए में वो डील करते उतना ही आपके साथ किया है, तो इट इज अगेन इन एक्सेप्शन, ठीक है। आपके रिलेटिव डायरेक्टर है या फिर केएमपी है। अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, कहीं और नौकरी कर रहे हो, या फिर यू आर ऑडिटर और वही 20 कंपनीज का लिमिट, उसमें एक्सेप्शंस, ठीक है, 20 कंपनी का ऑलरेडी ऑडिट कर रहे हो, 20 कंपनी के गिनती में इन्हें कंसिडर किया जाता है। देन पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, खुद धोखाधड़ी कर रहे हो, कैसे ऑडिटर बनोगे? और 10 साल का गैप लेना पड़ता है, जब आपका कन्विक्शन हुआ है उसके बाद 10 साल का गैप, देन यू आर अलाउड, अदरवाइज यू आर इनएलिजिबल। पर्सन हु रेंडर्स एनी सर्विस विच आर प्रोहिबिटेड सर्विसेज, तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कंपनी को, अकाउंटेंसी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कंपनी को, तुम वही अकाउंट बना रहे हो, ये ऑडिट कैसे करोगे? ये सारे आ गए डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 141। सेक्शन भी उन्होंने कोट कर दिया है, मेक श्योर दैट यू राइट दिस सेक्शन, दैट यू कोट दिस सेक्शन इन योर आंसर ऑल्सो। अब आ गया हमारा केस स्टडी वापस से, डिस्कस द आंसर विद द रीजंस। इज मिसेस सोनाली राइट इन एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट विच व्हेन इट वाज हर हस्बैंड हु प्रपोज्ड हर नेम? लेट्स सी, कौन सा? आईबीबीआई, मतलब ये कौन सा केस आ गया हमारा? आईबीसी का। आईबीबीआई issued show cause notice to Miss Sonali. Is IBBI empowered to issue show cause notice? Notice, बिल्कुल। Duties of
मिसेस सोनल एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या क्या ड्यूटीज़ है IRP के, डिस्कस द टाइम लिमिट फॉर कंक्लूजन, ये तो अनरिलेटेड इन्होंने पूछा है। ये फटाफट से गिव दिस केस अ रीड। चलो, now what's happening that IRP should be independent of the company जहाँ पर वो अपॉइंट हो, ठीक है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए। इट इज नॉट करेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ मिसेस सोनाली टू एक्सेप्ट असाइनमेंट which will affect her independence. Why? Because here if you read the facts, her husband yeah, her husband is in the business of financial services and Miss Sonali is IRP, ठीक है, IT. He filed many applications or he does not have experience, उनके already बहुत सारे assignments pending हैं. One such application was pending and NCLT observed that the fees charged by Mrs. Sonali was exorbitant, अच्छा खासा. Mrs. Sonali contracted the applicant to not only act as IRP but also RP in all 8 assignments that she accepted. Now here the names were proposed by her husband. ठीक है, as a lawyer he used to frame the documents. तो उन्होंने अपनी वाइफ का रेफर किया और उनको IRP बनवा दिया. नॉट मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस. सेकेंड, IBBI के पास पावर है शो कॉज नोटिस इशू करने का, बिल्कुल पावर है. यस, इट इज एम्पावर्ड इफ इट हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव कि IP ने गलत किया है, तो किसी की कंप्लेन का वेट नहीं करेंगे, वो सीधा शो कॉज नोटिस इशू करेंगे कि हमें लगता है तुमने गलत किया है, हम एक्शन लेने वाले हैं, बताओ, तो एक्शन ना ले. ठीक है. देन IRP की ड्यूटीज जो हमने सेक्शन 18 में देखा था वो आ गया. इफ यू रिमेंबर, ये हमने कैसे याद किया था, कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू असेट फाइनेंसेस एंड ऑपरेशंस. कैसे, बिजनेस ऑपरेशन लास्ट 2 साल का, फाइनेंशियल ऑपरेशन, पेमेंट्स लास्ट 2 साल का, असेट्स लायबिलिटीज की लिस्ट. ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने होते हैं. सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, पेमेंट्स कौन से, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल दोनों, और असेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड. ठीक है. अब इससे रिलेट करके और क्या था, ये कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को क्या करना होता है, IU के पास फर्निश करना होता है. ठीक है. तो यू हैव टू फाइल द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. ये हमने रिलेट करके याद किया था. इसके अलावा और क्या था, बिजनेस ऑपरेशंस को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है. असेट्स को मॉनिटर करना होता है, असेट्स की कस्टडी लेनी होती है. ठीक है. तो मॉनिटर द असेट्स, मैनेज इट्स ऑपरेशंस जब तक RP अपॉइंट नहीं हो जाता है, और टेक कंट्रोल एंड कस्टडी ऑफ एनी असेट जहां हमारे कॉर्पोरेट डेटर का ओनरशिप राइट है. तो असेट से रिलेटेड 2 पॉइंट्स थे, जहां पर एक जगह बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट करके एक पॉइंट था और एक एसेट के कंट्रोल और कस्टडी का था. ठीक है. तो हमने देखा था कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइल विद द IU, क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, उसके ऊपर आगे फर्दर पॉइंट्स थे, और कस्टडी का 4th पॉइंट. ये हो गए हमारे 4 पॉइंट. ये हमने पूरा लिंक करके याद किया था लेक्चर्स के टाइम पे. ना लायबिलिटीज से रिलेटेड क्या था, लायबिलिटीज क्या होते हैं, आपके क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स का आपको क्लेम रिसीव करना है और इकट्ठा कोलेट करना है और उनकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनानी. ठीक है. तो क्रेडिटर्स का क्लेम जो है वो रिसीव और कोलेट करना है. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 18.
और उनका कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाना है, जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे उनका। ये हो गया हमारा पॉइंट 5, पॉइंट 6 एंड 7 जो हम हमेशा लिखेंगे अदर ड्यूटीज एज इन स्पेसिफिक। ये हो गए 7 अभी तक के 7। ठीक है, द पीपल इन द कॉर्पोरेट शुड एक्सटेंड देयर असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन। नहीं किया तो एनसीएलटी को जाके कंप्लेन कर देंगे, एनसीएलटी फिर ऑर्डर इशू करेगा। टाइम लिमिट सेक्शन 12, यहाँ सेक्शन कोट नहीं किया, आप जरूर टाइम लिमिट का सेक्शन कोट करोगे। दैट इज 12। कितना टाइम लिमिट है? 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट, कि उस दिन शुरू हुआ। एक और होता है सीआईआरपी इनिशिएशन डेट, इंसॉल्वेंसी इनिशिएशन, जब कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। सीआईआर शुरू होगा या नहीं होगा वो तो एप्लीकेशन एडमिट होने पर पता चलता है। तो ऑन द डेट ऑफ एडमिशन इट विल बी कमेंस्ड। तो उससे 180 दिन के अंदर क्या ऐसे एक्सटेंड करवा सकते हैं? यस, वन टाइम एक्सटेंशन इज अलाउड। अगर सीयूसी के 66% वोटिंग वाले क्रेडिटर्स बोलते हैं एक्सटेंशन चाहिए, तो इन 180 डेज को खत्म होने से पहले ही यू विल अप्लाई फॉर वन टाइम एक्सटेंशन, जो मैक्स 90 डेज का हो सकता है। लेकिन सारा जो प्रोसीजर है, सारा जो प्रोसीजर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 330 डेज के अंदर, इंक्लूडिंग एनी लीगल प्रोसीजर। डन विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 दोनों ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, इसका भी हमने याद किया था फीचर्स को पायरेट्स के नाम से। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों होता है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपेरेंसी, लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर्स, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन अच्छा होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट भी इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो रिस्क अगर आप प्रॉपरली मैनेज करो, पहले से आइडेंटिफाई कर रहे हो, सोल्यूशंस निकाल के रख रहे हो, तो आपके रिस्क कम हो जाएंगे। ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स। दीज आर वेरी बेसिक, हमने अच्छे से डिटेल में किया है, एक बार इसको रीड कर लीजिए, फिर हम फीचर्स देखते हैं पायरेट्स। यस, फीचर्स पायरेट्स फॉर प्रूडेंट एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। आपका जो मैनेजमेंट है बहुत ही समझदार और कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, कंपनी के अफेयर्स में पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज वन, ये होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सही तरीके से काम करना। देन आई से इनोवेशन, डूइंग समथिंग न्यू, वही पुराना 100 साल पुराना तरीका नहीं, डू समथिंग न्यू, डू समथिंग न्यू in your products, in your services, in your methods, procedures, that is innovation. ठीक है, so encourage innovation, that is I. R से recognition, सबको recognize करना, it's not just the shareholder जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, सब stakeholder which includes your customers, your shareholders, your employees, society, government, environment, everyone, सबको recognize और respect करना है और सबके लिए काम करना है, क्योंकि सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी के ग्रोथ में। ओके, एम्प्लॉयज काम करके दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स कैपिटल ला के दे रहे हैं, क्लाइंट्स आपका सर्विस ले रहे हैं, कस्टमर्स आपका सामान खरीद रहे हैं। ओके, तो दैट इज आर। टी से प्रूडेंट एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, आई से इनोवेशन, आर से रिकॉग्निशन, स्टेक होल्डर रिकॉग्निशन, ए से अकाउंटेबिलिटी, सक्सेस एंड अकाउंटेबिलिटी गो hand in hand, they go together. ठीक है, so you have to be accountable to all your stakeholders, whatever you are doing you should be accountable to them. ये हो गया ए, TIRAT। टी से था टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजिंग द स्टेटस ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो भी आप काम कर रहे हो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन छोड़ के सब कुछ बताना चाहिए, जिनका पैसा है, जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे यानी कि पब्लिक को, आपको टाइम टू टाइम डिस्क्लोजर्स देने चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, दैट इज अ प्राइमरी पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये हो गया टी। ओके, ई से एनहांसिंग वैल्यू ऑफ द एंटरप्राइज, जो भी आप काम कर रहे हो यू शुड बी फोकसिंग ऑन हाउ टू एनहांस द वैल्यू ऑफ योर एंटरप्राइज, कैसे उसको और बढ़ा सकते हो, रेप्यूटेशन, इमेज, गुडविल को कैसे आप एड ऑन कर सकते हो। ठीक है,
दैट इज ई। ओके, अगेन पी से पार्टिसिपेटिव, प्रूडेंट एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, बिल्कुल मैं याद करवा के जाऊंगी। आई से इनोवेशन, आर से रिकॉग्निशन, किसका रिकॉग्निशन? स्टेक होल्डर रिकॉग्निशन। ए से स्टेक होल्डर का ही एक और पॉइंट था कि यू शुड बी अकाउंटेबल टू देम। टी से अ टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड ई से एनहांसिंग वैल्यू ऑफ द एंटरप्राइज। एस एक लास्ट बचता है, पायरेट्स। प्रोफेशनलिज्म, ये पी से भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो, प्रोफेशनलिज्म एंड स्पेशलाइजेशन। That the job shall not be compromised at all level. There should not be conflict of interest. It also takes into account the competence of the person doing the job, कि वो लोग के पास उतना क्वालिफिकेशन है या नहीं, जिसको अकाउंट संभालने दे रहे हो उसको आता है या नहीं, जिनको डिसीजन मेकिंग दे रहे हो उनको इस फील्ड का नॉलेज है या नहीं, एक्सपीरियंस है या नहीं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं करना है कि जो हमारे फ्रेंड थे उनको कोई एक अच्छा सा पोजीशन दे दिया, रिलेटिव को अच्छा सा पोजीशन दे दिया। यू कैन नॉट डू दैट। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यू हैव टू अप्लाई, दैट इज कॉर्पोरेट। तो ये फीचर्स है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। ओके, इजी पीजी। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, अगर इसे मोटा मोटा देखिए तो 3 कैटेगरीज के साइबर क्राइम्स होते हैं। ऑनलाइन आप क्राइम कैसे कर सकते हैं? किसी इंसान के साथ उसको परेशान करके, किसी प्रॉपर्टी, किसी इंसान के कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन को हैक करके, उससे छेड़छाड़ करके, उसके फाइल्स चुरा के, ऑल्टर करके, ट्रेसपासिंग करके। और गवर्नमेंट के साथ साइबर क्राइम जो टेररिज्म होता है, ठीक है, टेररिज्म जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप हैक कर रहे हो, एक तरीके से ऑनलाइन यू आर क्रिएटिंग वॉर लाइक सिचुएशन, तो ये अगेंस्ट गवर्नमेंट होता है। तो ये 3 कैटेगरीज है साइबर क्राइम की। हियर व्हाट दे हैव डन, दे हैव कॉपी पेस्टेड द एंटायर टॉपिक फ्रॉम द मॉड्यूल, इसलिए आपको इतना लंबा ये हैकिंग वगैरह, स्टॉकिंग, ये सब दिख रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड वायरस इंट्रोड्यूस कर देना किसी के डिवाइस में, हैक कर लेना किसी का डिवाइस, स्ट्रेस पासिंग जो हमने देखा था एमसीक्यू में, देन गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर लाइक सिचुएशन आप कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो, गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, जो आर्मी से रिलेटेड होता है, वो लीक कर रहे हो, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस आप चाह रहे हो, ये सारा पूरा उन्होंने उठा के दिया हुआ है। तो यू डोंट हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस फॉर 7 मार्क्स। ये 3 कैटेगरीज आपको लिखना है और थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट आपको करना है, ठीक है। इसमें से जो भी पसंद हो, किसी का नाम खराब कर रहे हैं, डिफेमेशन, हैक करना, ये पर्सनल में भी आता है क्योंकि उस इंसान का नुकसान हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान भी हो रहा है, तो हैकिंग दोनों में आता है। लास्ट, obligations of the target company and obligations of the acquirer, ठीक है। and then in penalty imposable under section 45 of the Indian competition act, इससे रिलेटेड है। इतना इतने प्यारे लोग ही सेक्शन नंबर भी दे देते हैं। ऑफेंसेस इन रिलेशन टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ झूठ बता रहे हो या फिर सच छुपा रहे हो, ठीक है, किसी भी तरीके से गलत कर रहे हो, तो उसका पनिशमेंट। Here if you notice, जो शुरुआत के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें केसेस होते हैं, जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं, जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस, आईबीसी के प्रोविजंस है, उसके ऊपर वो केसेस पूछते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर एज सच केसेस हैं, डेटा मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी, डेटा गवर्नेंस के ऊपर एज सच कोई केसेस नहीं है, ठीक है। देन एसएएसटी का, सेबी का भी कभी वो केसेस पूछ लेते, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। चलो देख लेते हैं हम। SAST जो है, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011, पूरा रेगुलेशन का फुल फॉर्म आपको लिखना होता है। जब आप पहली बार लिख रहे हो तो उसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। तो यहाँ इसके हिसाब से देयर आर सम ऑब्लिगेशंस ऑफ द टारगेट कंपनी जिसके शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, और ऑब्लिगेशंस ऑफ द एक्वायरर जो शेयर खरीद रहे हैं। कंपनी के क्या ऑब्लिगेशंस होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंश्योर करना है कि जब ये ऑफर पीरियड चल रहा है ना, जब ये ट्रांजैक्शन चल रहा है, बिजनेस इज कंडक्टेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स नॉर्मल जैसा चलता है वैसे ही चला रहे, कुछ अचानक से गुस्से में काम रोक नहीं दिया या बहुत बढ़ा नहीं दिया, ऑर्डिनरी। टारगेट कंपनी शैल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम फिक्सिंग एनी रिकॉर्ड डेट फॉर कॉर्पोरेट एक्शन। आप कोई नया डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे इस दौरान, ऑफर पीरियड के दौरान, जब ये एक्विजिशन चल रहा है, उस वक्त आप कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन, आप राइट इशू, बोनस इशू कुछ नहीं करते।
ऑन और आफ्टर 3rd वर्किंग डे प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द टेंडरिंग पीरियड, जब से वो शेयर्स टेंडर हो रहे हैं, एंड अंटिल द एक्सपायरिंग ऑफ द टेंडरिंग पीरियड, ठीक है, 3 दिन पहले से ये शुरू हो जाता है। फर्निश टू द एक्वायरर, क्या करना होगा, ऑब्लिगेशन क्या है, फर्निश टू द एक्वायरर विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द आइडेंटिफाइड डेट लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, उनका नाम, पता, शेयर होल्डिंग, एवरीथिंग, जिनसे ये शेयर्स अक्वायर होने हैं। हमारे जो लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन्हीं की तो शेयर खरीदोगे ना, तो वो लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है। टारगेट कंपनी एक्वायरर को वो लिस्ट देती है। ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड, अनलेस अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, बोर्ड क्या नहीं कर सकती है, बोर्ड ऑफ द टारगेट कंपनी और सब्सिडरीज कैन नॉट एलिमिनेट एनी मटीरियल एसेट, सेल, लीज, एनकम्बरेंस, कहीं पर गिरवी रख दिया अपना कोई मटीरियल एसेट, जो कंपनी का बहुत बड़ा करोड़ों का लैंड है, वो कहीं पर गिरवी रख दिया है लोन लेने के लिए, या फिर बेच दिया है, लीज पे दे दिया है, दीज ऑल थिंग्स यू कैन नॉट डू। अब सीधा प्रोहिबिट कर देते तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि बिजनेस भी तो चलाना है। तो यहाँ क्या बोला, अगर आपको करना ही है ना, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओ, फिर ये काम करना ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड, क्या बाकी इन जनरल यू डू इट। ये टारगेट कंपनी के ऑब्लिगेशन। एक्वायरर की क्या ऑब्लिगेशंस है, टू एंश्योर दैट फर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट हैज बीन मेड, कि जितना तुम शेयर्स खरीद रहे हो तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव दैट मच मनी टू एनेबल टू एंश्योर एबल टू इम्प्लीमेंट द ओपन ऑफर। अप्रूवल वगैरह सब आपके पास है, ऐसा नहीं हो कि सेबी ने आपको डिबार किया हुआ हो। Acquirer shall not alienate any material assets of the target company, मतलब if you have control over the company, let's say you already had a majority shareholding there, now you are acquiring more, या फिर let's say you are a director of that company, आपके पास पावर्स है उस कंपनी के असेट्स के ऊपर, ठीक है, तो उसका गलत इस्तेमाल आपको नहीं करना है। Unless the acquirer, दोबारा गया, has not declared an intention in the detailed public statement, जो DPS फाइल करते हैं उसमें अगर आपने ये रीजन के साथ लिखा हुआ हो कि आप ये काम करने वाले हो, इफ दैट इंटेंशन वाज डिक्लेयर्ड, देन व्हाट यू नीड स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर पोस्टल बैलेट, जो भी करना है। तो अगेन बिजनेस चलाने के लिए कोई अच्छा क्लाइंट कोई अच्छा कस्टमर मिल जाए जिसको आप ये सेट बेचना चाहते हो, लीज पे देना चाहते हो, हम रोकेंगे नहीं, पर या तो आपके डीपीएस में लिखा होना चाहिए या फिर यू शुड पास स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर कंपनी को ये काम करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। एक्वायरर एंड पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट, जो उनके साथ मिलकर ये एक्विजिशन करने वाले हैं, कैन नॉट सेल शेयर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड। ऐसा नहीं करना है कि उस वक्त इधर शेयर्स खरीद रहे इधर बेच रहे हैं नेट ऑफ करने के लिए, ये सब काम नहीं करना है। एंड दे शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन। एक बार क्विकली ऑब्लिगेशंस रीड कर लीजिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो आपको समझा, बट एग्जाम में लैंग्वेज भी तो लिखनी है ना। बिजनेस नॉर्मल चलाना है, कॉर्पोरेट एक्शन नहीं डिक्लेयर करना है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स प्रोवाइड करना है, कोई मटेरियल असेट एलिनेट करना है तो स्पेशल बात करना है। ये 4 पॉइंट्स है। फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना है, अप्रूवल्स लेने हैं, अगेन मटेरियल असेट्स एलिनेट करने के लिए प्रोविजंस, शेयर्स सेल नहीं करने उस कंपनी के कर सकते हो क्या, and you all will be responsible for fulfillment of obligation. Last question will be done. Last, sorry, 7 था ना, 8, we have one more. Sure. Okay, penalty for offences in relation to furnishing of information. This is section 45 of the Competition Act. ठीक है, section 45 क्या बोलता है, विदाउट प्रेजुडिस टू 44 में दिया हुआ है कॉम्बिनेशन के वक्त अगर आपको झूठ बोलते हो तो उसके लिए पनिशमेंट इज ह्यूज 5 करोड़ तक। तो वो तो अलग है, कॉम्बिनेशन के टाइम अगर अप्लाई कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो डॉक्यूमेंट्स फर्निश करते वक्त, तो वो तो अलग है। विदाउट प्रेजुडिस टू दैट, दिस सेक्शन इज ऑल्सो गिविंग सम penal provisions. It says a person who furnishes or is required to furnish any particular document information, वो कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है, कुछ गलत प्रोवाइड कर रहे हो या सही छुपा रहे हो, जब विलफुली जानबूझ के कुछ ऑल्टर कर रहे हो, कोई चीज छुपा रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो एनी डॉक्यूमेंट विच यू वर सपोज टू फर्निश, तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट लगेगा 1 करोड़
रुपए तक का एक्सटेंड, ठीक है, देखेंगे कितना बड़ा झूठ बोला तुमने, के हिसाब से पनिशमेंट लगाएंगे। द फाइन इज 1 crore rupees तक के। Then they are liable to pay a penalty of 1 lakh for each day during which the failure continues। तो जब तक कि तुम ये मटेरियल पैक प्रोवाइड नहीं करते, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1-1 लाख रुपए तुम्हारा एड ऑन होते जाएगा, लेकिन मैक्स 1 करोड़ रुपए तक के, मतलब ये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जब तक तुम वो गलती सुधार ना दो तब तक ये पनिशमेंट लगते जाएगा, ठीक है। अब अगर चाहें तो द कमीशन में इफ इट इज सेटिस्फाइड इट में इम्पोज लेसर पेनाल्टी, की गलती से मिस्टेक हो गई है उनसे, अगर सामने वाला हैज मेड फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलिज वायलेशन। अंडरस्टैंड ये कब होता है, तुमको नोटिस आने से पहले अगर तुमने सामने से गलती मान ली ना कि अरे अरे हमसे ना ये गलती हो गई, हमसे ये इन्फॉर्मेशन रह गया, ये हमने गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, बोलेंगे गलती को गलती है, पनिशमेंट लगेगी लेकिन कम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि तुमने सामने से आके बोला है, श्योर दे द कमीशन में डिसाइड कि लेसर पेनाल्टी लगानी है क्या। बट मान लो ये गलती तुमने कब एडमिट की, जब तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था एंड तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमारे हाथ में आ गया, तुम्हें अभी तक हमने नोटिस नहीं भेजा, तुम्हें अभी तक हमने ये नहीं बोला कि तुम्हारी ये गलती थी, लेकिन हमें पता है तुम्हारी ये गलती थी, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, मतलब तुम्हें भी हिंट लग गया होगा पनिशमेंट लगने वाला है, पकड़े जाओगे तुम, तो तुमने आके बोल दिया अरे 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 गलती हो गई, तो वहां नहीं छोड़ेंगे हम, हमारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं आया, तुमने सामने से ही आके गलती मान ली तो लेसर पेनाल्टी है, लेकिन वी हैव रिसीव द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बिफोर योर डिस्क्लोजर, तो फिर कोई लेसर पेनाल्टी नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर लेसर पेनाल्टी लगा दी, कम पेनाल्टी लगा दी और तुमसे बोला कि तुम ना प्रॉपर कोऑपरेट करोगे पूरे प्रोसीजर में, यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द कमीशन, तो वापस ओरिजिनल पेनाल्टी तुम्हें लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 45 में आप लिखोगे जो पनिशमेंट है दैट इज अप टू 1 करोड़। सबसे पहले लिखोगे कौन से कंडीशन में, या तो कुछ फॉल्स बोल रहे हो, या फिर मटेरियल इन्फॉर्मेशन ओमिट कर रहे हो, या फिर विलफुली कुछ ऑल्टर कर रहे हो, ठीक है। तो पनिशमेंट लगेगा, एड ऑन पनिशमेंट क्या लगेगा, जब तक की गलती होती है तब तक 1 लाख पर डे मैक्स, इसको टोटल करते करते 1 करोड़, ठीक है। इसके अलावा लेसर पेनाल्टी लग सकती है अगर तुम खुद से आके डिस्क्लोज करते हो तो, लेकिन तुम ये डिस्क्लोजर कब कर रहे हो, हमने नोटिस नहीं भेजा, हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई है, हमने नोटिस नहीं भेजा तुमको, तुमने आके बता दिया, अब हमारे इन्वेस्टिगेशन में तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही था, तुमने तब डिस्क्लोज किया, तब लेसर पेनाल्टी नहीं लगेगी, तब लेसर पेनाल्टी नहीं लगेगी, नॉर्मल पेनाल्टी लगेगी। और मान लीजिए लेसर पेनाल्टी लगाया, बाद में तुम कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, बुला रहे हैं आ नहीं रहे हो, तो नॉर्मल पेनाल्टी वापस लग जाएगी। दिस इज सेक्शन 45 ऑफ द कॉम्पिटिशन 2002। अभी पक्का ये लास्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रोसीजर ऑफ इट्स इन्वेस्टिगेशन, 3 स्टेप्स है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मेड फॉर द पर्पस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्रोवाइड फॉर एनी ऑफ द मेजर्स, क्या क्या मेजर्स होते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो पैसे आप लाओगे, उन्हें लेयर करोगे, छुपाओगे और उन्हें इंटीग्रेट करोगे, यानी कि अप्लाई करोगे, ठीक है। तो मान लीजिए किसी ने ड्रग्स बेच के पैसे कमाए, ठीक है, ड्रग्स बेच के पैसे कमाए, उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ गए, ओके, पैसे आ गए, दैट इज प्लेसमेंट। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, प्लेसमेंट कैसे किया आपने, लेस कंस्पिशियस स्मॉलर सम, छोटे 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 अपने अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट अलग अलग अकाउंट्स में डलवा दिए, ठीक है, प्लेस करवा दिए, एक बार वो सिस्टम में प्लेस हो गया, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में वो पैसा आ गया। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर लेयरिंग इट, यू आर लेयरिंग इट सो दैट वो दिखे ना कि अरे ये तो डायरेक्टली दिख रहा है ना, ये यहाँ से डिपॉजिट हुआ है, आप अब फॉल्स ट्रांजैक्शन करवा रहे हो, ये पैसा उधर वो पैसा इधर करवा रहे हो, लेयर करवा रहे हो, सो दैट मल्टीपल ट्रांजैक्शन में सोर्स का पता ना चले, ठीक है। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग इन द नेक्स्ट स्टेप। द थर्ड स्टेप इज, जो पैसे आप फाइनली उससे कुछ खरीद रहे हो, उसको रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे लग्जरी करोड़ों की चीज़ें खरीद रहे हो, लग्जरी आइटम्स खरीद रहे हो, नाउ इट इज कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड इन द सिस्टम, क्योंकि अब वो दुकानदार के पास पैसा चला गया है, अब वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जिससे आपने खरीदी है
उसके पास पैसा चला गया है, उसने तो लीगल तरीके से आपसे पैसा लिया ना, उसने प्रॉपर्टी दी, पैसा ले लिया, आपको 2 करोड़ की कार बेची, पैसा ले लिया, उसके पास तो लीगल तरीके से आया, तो वो सिस्टम में आप इंटीग्रेट हो गया है, व्हाइट मनी हो गया। तो ब्लैक मनी सबसे पहले आप सिस्टम में लाते हो, ठीक है, उसको फिर मल्टीपल ट्रांजैक्शन में इधर उधर घुमाते हो और फिर फाइनली कहीं पर जाके इन्वेस्ट कर देते हो, इंटीग्रेट कर देते हो सिस्टम में। दीज आर द 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। यू हैव गॉट 60 seconds to read this. Yes. Placement layering integration. Placement layering integration. अगेन PMLA है ये प्रोसेस में आप PMLA, प्लेसमेंट, लेयरिंग और लास्ट इज इंटीग्रेशन। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी किसके पास होती है? ऐसे अलग अलग एक्ट्स में होते हैं। ED जिसको हम बोलते हैं ना, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, उनके जो ऑफिसर रहेंगे दे विल कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग में प्रॉपर्टी थी उसको अटैच भी कर सकते हैं, जब्त भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटअप करने का भी प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट करने का भी प्रोविजन दिया हुआ है। ये बस लॉ को इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? सामने वाले से अरेंजमेंट कर सकते हैं, अक्यूज्ड पर्सन से अरेंजमेंट कर सकते हैं कोऑपरेशन का, कि तुम अगर सब कुछ सही से डिस्क्लोज कर दोगे तो थोड़ा सा बचा देंगे तुम्हें। कंट्रीज के साथ भी अग्रीमेंट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल अग्रीमेंट। यहाँ क्या होता है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, हाई चांसेस वो इंडिया के बाहर भाग रहा है या इधर उधर घूम रहा है। जैसे इंडिया के लोग इंडिया के बाहर जा रहे हैं, दूसरे कंट्री के लोग भी तो इंडिया आते होंगे, राइट? या फिर यहाँ पर वो इन्वेस्ट करते होंगे, वो पैसे कुछ खरीद रहे हैं यहाँ पर, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई। तो हियर व्हाट वी डू, वी एंटर इनटू अरेंजमेंट विद मल्टीपल कंट्रीज कि हमारे यहाँ कभी कोई केस आया जिसमें आपके यहाँ वो पर्सन है या आपके यहाँ वो प्रॉपर्टी है, तो आप कोऑपरेट करना, और वाइस वर्सा। आपका कभी केस था इंडिया में, आपको हेल्प चाहिए तो हम हेल्प करें। ये होता है बाइलेटरल अग्रीमेंट। तो आपके प्रोविजंस को अप्लाई करने में हम मदद करेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में हम मदद करेंगे। जैसे हमारा PMLA, वैसे आपके यहाँ भी कोई लॉ होगा, करस्पॉन्डिंग लॉ होगा, तो उसके हिसाब से हम कोऑपरेट करेंगे। स्पेशल कोर्ट्स हैव बीन सेटअप, गवर्नमेंट ने एक इंटेलिजेंस यूनिट बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत एडिशनल चीज़ें हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें लिखना था। अगेन यू डोंट हैव टू राइट दिस मच, बिकॉज 7 मार्क्स के लिए आप प्रोसेस भी लिख रहे हो और ये भी लिख रहे हो, ठीक है। अपीलेट ट्राइब्यूनल भी है, तो बस आप लिख देना क्या क्या लिखोगे आप इन्वेस्टिगेशन के लिए ED है वो लिखोगे, ये एक पॉइंट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटअप करना है, स्पेशल कोर्ट सेटअप करना है, उस अक्यूज पर्सन के साथ अरेंजमेंट, कंट्रीज के साथ अरेंजमेंट, इंटेलिजेंस यूनिट सेटअप किया हुआ है, और अपीलेट ट्राइब्यूनल। ओके। असेट रिकंस्ट्रक्शन, जब कोई कंपनी डूब रही है, सारफेसी में चली गई है और वहाँ उसका असेट रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसे कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्या क्या मेजर्स होते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा है, तुम्हारा लोकेशन बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास कैपिटल बहुत अच्छा है, नालायक तुम्हारी मैनेजमेंट है, तुम्हारा मैनेजमेंट ही चेंज कर देंगे, तुम्हारा मैनेजमेंट ही चेंज कर देंगे। सेकेंड, सेल और लीज ऑफ पार्ट और होल ऑफ द बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस चला ही नहीं पाएंगे, यहाँ किसी और को बेच देंगे, ठीक है। तो या तो बिजनेस सेल कर दिया या फिर मैनेजमेंट चेंज कर दिया। जो डेट था उसको रीशेड्यूल कर देंगे, कि ऐसा नहीं कि तुम्हारा बिजनेस सेल करके हम पैसे ले लें, क्योंकि उस वक्त बहुत कम पैसे मिलेंगे, सेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज़्यादा है, तभी तो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है हियर। एंड इन एनी वे इंडियन लॉ डजंट वांट कि तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाए,
तो व्हाट विल डू, तुम्हारा डेट तुम अभी पे नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा बोझ हो रहा है, इतना बड़ा बर्डन है, हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं, वी विल रीशेड्यूल योर पेमेंट्स, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, कुछ गिरवी रखा हुआ है उसको एनफोर्स करके अपने पैसे वसूल लेंगे। सेटलमेंट ऑफ ड्यूज, जहाँ सेटल हो सकता है कि ये माफ कर दिया वो माफ कर देंगे, जहाँ रीशेड्यूल करना है वो रीशेड्यूल करेंगे। टेकिंग पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स, नाउ अगेन व्हाट वी डू, यहाँ हम इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं। जो सिक्योरिटी तुमने दी थी उसका पोजेशन ले लेंगे और उसको एनफोर्स कर लेंगे, यानी कि वो गिरवी वाली सिक्योरिटी को बेच देंगे। ये 2 पॉइंट थे। ड्यूज को या तो रीशेड्यूल कर देंगे या फिर माफ कर देंगे, ये 2 पॉइंट्स थे, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एनी पोर्शन ऑफ डेट इनटू शेयर्स ऑफ द बोरोवर कंपनी, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे प्रोवाइडेड दैट कन्वर्जन shall be deemed always to have been valid as if the provision of this clause were enforced at all material times। कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, तुम्हारा बिजनेस में हमारी शेयर होल्डिंग हुई है, धीरे धीरे तुम्हारा बिजनेस वापस रिवाइव होगा और हमारा पैसा बनते जाएगा, तो तुम्हें रीपे करने की जरूरत नहीं है, हमारा कैपिटल एडिशन हो रहा है। दीज आर द मेजर, इसमें से 2-3 मेजर भी अप्लाई कर सकते हैं, यस, एक भी कर सकते हैं, यस। हमने तुम्हारा मैनेजमेंट भी टेक ओवर कर लिया है और तुम्हारा डेट भी रीशेड्यूल कर दिया, दोनों कर दिया, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। वाई आरबीआई इज इन्वॉल्व, बिकॉज अगेन असेट रिकंस्ट्रक्शन, आरपीसी, ये सारा बैंक से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पैसे डूब रहे हैं यहाँ पर, तो आरबीआई इज वन ऑफ द अथॉरिटीज हियर, so they can take measures, they shall take measures as per the directions of RBI। With this you can see ये सेट ऑफ पेपर तुम्हारा खत्म हो गया, ओके। चलो, yes people, so we are done with the discussion of this model question paper which was very important, सवाल आते हैं एग्जाम में। आई होप आपको क्वेश्चन कौन से थे वो समझे, आंसर के पूरे कॉन्सेप्ट समझे, और जो हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते थे, जो लिंक कर करके हम याद कर सकते थे, वो हमने कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। Study well, study hard, make yourself proud, and I will see you soon. All the best.